नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, कर्नाटक चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। साल 2024 लोकसभा चुनाव का दबाव पार्टियों पर काफी ज्यादा बढ़ गया है। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का हाल सबके सामने है। 100 घंटे इस वक्त पूरे होने को है। कांग्रेस पार्टी अभी तक कर्नाटक का सीएम का नाम फाइनल नहीं कर पाई। कांग्रेस सिद्धारमैया डीके शिव कुमार के बीच उलझी हुई है। किसी को भी नाराज करना नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की जीत का पूरा लाभ लेना चाहती है। कांग्रेस नेतृत्व को पता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा काफी ज्यादा मायने रखता है। सारे समीकरण सेट होने चाहिए, तभी 2024 के चुनावी रण में पूरा फायदा मिलेगा। कांग्रेस के कर्नाटक सीएम रेस का पूरा अपडेट भी राष्ट्र की आवाज के जरिए दूंगा। कर्नाटक में उलझी कांग्रेस के सामने राजस्थान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट की खींचतान ने कांग्रेस नेतृत्व को परेशान कर रखा है। कर्नाटक के फैसले पर सचिन पायलट वाला डर भी लगातार हावी है। जिस तरीके से डीके शिव कुमार पार्टी को अपने योगदान गिना रहे हैं, ठीक उसी तरीके से सचिन पायलट भी अपनी रैलियों में अपने 5 साल की पुरानी मेहनत को याद दिला रहे हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश वाली गलती भी नहीं दोहराना चाहती। जिस तरीके से ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया को पार्टी ने खो दिया, वैसी गलती पार्टी कर्नाटक में नहीं दोहराना चाहती। आज क्यों कांग्रेस को छत्तीसगढ़ का 50-50 सीएम वाला फॉर्मूला भी नहीं फिट लग रहा, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा और समझाऊंगा। कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी पर भी दबाव बढ़ा दिया। कर्नाटक बीजेपी के लिए दक्षिण का गेटवे था। कर्नाटक का हाथ से निकल जाना बीजेपी को बेचैन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। बहुत जल्द कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कुमार को बदलने की बात कर रही है, ऐसी खबरें मिल रही। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर पहले जितना रहा, लेकिन सीट काफी ज्यादा घट गई। बीजेपी वोट शेयर बनाने के काम को शुरू करने वाली है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मेगा अभियान की तैयारी भी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बह रही बदलाव की बयार के बारे में भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। कर्नाटक चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। सियासी दलों पर साल 2024 लोकसभा चुनाव का काफी ज्यादा दबाव बढ़ गया है।
बड़े बड़े सियासी दलों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस के ऊपर भी बदलाव का दबाव बहुत ज्यादा है। 2024 के लिहाज से कांग्रेस का बहुत कुछ करना होगा। एक एक कदम फूक फूक कर रखना होगा, चलना होगा। राजनीति में मामूली सी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है और इस सियासी दबाव का असर ही है कि 90 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। कांग्रेस अभी तक कर्नाटक का सीएम फाइनल नहीं कर सकी। सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस के दो बड़े नाम, दोनों का मन भी रखना है, दोनों के ऊंचे कद का मान सम्मान भी रखना है, लेकिन पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। इन दो बड़ी शख्सियतों के बीच खींचतान ने कांग्रेस के आला कमान को परेशान कर रखा है। मुख्यमंत्री तो एक ही होगा, इन दोनों में से एक का नाम फाइनल करना आसान भी नहीं है। 90 घंटे से ज्यादा का वक्त लगना इसकी तस्दीक करता है कि अगर कोई एक सीएम बनता है तो दूसरे शख्स को खुश करने की निहायत बेहद जरूरी है, लेकिन यह आसान नहीं है। कर्नाटक से कांग्रेस की उम्मीदें बड़ी हैं। कर्नाटक की राजनीति के जानकार ये बताते हैं कि कर्नाटक चलाने का अनुभव बेशक सिद्धारमैया के पास हो, डीके शिवकुमार लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि 2024 लोकसभा चुनाव में बस 1 साल का वक्त बचा है। दोनों खेमों में खींचतान होती रही तो लोकसभा चुनाव में नुकसान होना तय माना जा रहा है। जानकार यह भी बताते हैं हाईकमान की पूरी प्लानिंग लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार उलझी हुई है और इसी कश्मकश में लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 2019 में हुए आम चुनाव में इसमें से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। कांग्रेस जेडीएस के खाते में महज एक सीट आई थी। एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मोदी लहर में कांग्रेस जिस एक सीट पर जीत हासिल की थी, वो एक सीट डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने हासिल की। डीके सुरेश बेंगलुरु रूरल सीट से जीत गए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली इतनी बड़ी जीत के बाद कांग्रेस चाहती है कि अगले साल होने वाले चुनाव में, यानी लोकसभा चुनाव में 28 में से कम 20 सीटें पार्टी के खाते में आए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिहाज से लोकसभा का गणित आपको समझाना चाहता हूं। कर्नाटक में कुछ ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस का हौसला बढ़ा सकती है, भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त परेशान कर सकती है। जैसे बेल्लारी के लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें हैं। इस बार इनमें से 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, एक पर भारतीय जनता पार्टी जीती। बीजापुर में 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 6 पर जीत मिली, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली। चामराजनगर में 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 7 सीटें मिली, जेडीएस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहां खाता भी नहीं। चित्रदुर्ग में विधानसभा की 8 सीटों में से कांग्रेस ने 7, भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। दावड़गोरे में 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 6 सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी का यहां खाता खुला, 1 सीट जीती। गुलबर्गा की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 6 सीटें यहां पर अपने नाम की और यहां भी भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला, 1 सीट जीत की। हावेरी में 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर
जीत दर्ज कर चुकी। कोलार में 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 5 सीटों पर और जेडीएस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी साफ है, कोई खाता तक नहीं खुला। कोलार में राहुल गांधी ने अपना चुनावी अभियान शुरू किया था। कोपल की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी का भी यहां खाता खुला था। पंडैया की 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी को भी यहां पर 1 जीत हासिल हुई। इस लिहाज से लोकसभा की 20 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा देखने को मिल सकता है। 3 सीटों की बराबरी की लड़ाई है। 4 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट जेडीएस मजबूत होती दिख रही है। अगर विधानसभा के इन्हीं नतीजों को लोकसभा में बदल दिया जाए तो आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी को 25 में से लोकसभा की 21 सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, राजनीति के जानकार भी बता रहे हैं और ये आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर इतनी ज्यादा मशक्कत के पीछे की वजह भी लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को यह गणित परेशान कर रहा है। कांग्रेस संगठन से जुड़े लोग यह मानते हैं कि डीके शिव कुमार की ऑर्गेनाइजेशन स्किल काफी ज्यादा अच्छी है। उनके मुख्यमंत्री बनने से पार्टी को लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा फायदा होगा। जानकार यहां तक कह रहे हैं कि सिद्धारमैया विपक्ष के नेता और सीएम दोनों ही रह चुके हैं। उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। भविष्य की राजनीति के लिहाज से 75 साल के सिद्धारमैया की तुलना में 61 साल के डीके शिव कुमार बेहतर साबित हो सकते हैं। कांग्रेस के कई लोग कहते हैं कि डीके शिव कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष बनाकर रखा जाए, ताकि जिस तरीके से डीके शिव कुमार विधानसभा चुनाव को मैनेज किया, उसी तरीके से डीके शिव कुमार भी लोकसभा में पार्टी को बड़ी जीत हासिल करवा सकते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कर्नाटक पर चिंतन मंथन करने के दौरान कांग्रेस के नेताओं का ध्यान राजस्थान पर था। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट की खींचतान ने हर किसी को परेशान कर दिया और परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया। कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है। कर्नाटक से जुड़े फैसले लेते वक्त कांग्रेस को राजस्थान डरा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस के सहप्रभारी काजी निजामुद्दीन की तरफ से यह बताया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में पार्टी नेताओं की गतिविधियों पर करीबी से नजर बनाएंगे। कर्नाटक में सरकार के गठन के बाद वो राजस्थान पर फैसला लेंगे। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले सीएम गहलोत और पायलट के बीच की खींचतान इस वक्त चरम पर है। सचिन पायलट ने एक तरीके से सीएम गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज सचिन पायलट ने इस महीने के आखिर तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है। अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती तो वो राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि ये गांधीवादी तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सचिन पायलट का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस को परेशान कर रहा है। खुद सचिन पायलट की जुबानी आप खुद सुनिए। जनसंघर्ष यात्रा यहां पर समाप्त हो रही है आज की जयपुर में, लेकिन इस महीने के आखिर तक 15 दिन बचे मेरे ख्याल, इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है,
महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जनता के साथ रहेंगे, गांव में, ढाणी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय करवाएंगे, आपकी बात को रखते रहेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कांग्रेस का आलाकमान जब कर्नाटक मुख्यमंत्री पर फैसला ले रहा है, कोई भी नहीं चाहेगा कि राजस्थान जैसे हालात कर्नाटक में भी बने। राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही शुरुआत हुई थी। जिस वक्त कांग्रेस ने राजस्थान में जीत हासिल की, उस वक्त सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते। जैसे कर्नाटक के डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में लगातार मेहनत की, कुछ उसी तरीके की मेहनत की बात सचिन पायलट भी आज राजस्थान की जनता को लगातार याद दिला रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सचिन पायलट का वो बयान भी सुनवाना चाहता हूं जो लगातार कांग्रेस आलाकमान को भी परेशान कर रहा है। सुनिए। राजस्थान में क्या घटनाक्रम पैदा हुआ जिसको लेकर इस यात्रा को हमने निकाला, आप सब जानते हो। जब 2013 में हमारी सरकार राजस्थान से हटी थी, उस समय 200 में से कांग्रेस के मात्र 21 विधायक रह गए थे। उस समय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने, मैं केंद्र सरकार का मंत्री था, मुझे जिम्मेदारी दी कि राजस्थान में पार्टी का बहुत बुरा हाल हो गया, आपको जाके पार्टी का अध्यक्ष बनना है। और इतिहास गवाह है, मंच पर तमाम हमारे साथी बैठे हैं, आप सबने देखा 2013 से 18 तक हमने खून पसीना बहाकर सब साथियों ने, सब वरिष्ठ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय दिया और 2018 तक हम लोगों ने मेहनत करी। इन 5 सालों में हमने वसुंधरा जी की सरकार, जो भाजपा की सरकार थी, उसका विरोध किया, कड़ा विरोध किया, नीतियों के आधार पर, शासन के आधार पर, प्रोग्राम के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, राजस्थान में चुनाव सर पर है। ऐसे में सचिन पायलट और सीएम गहलोत की खींचतान डराने वाली है। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का जोश हाई है। कांग्रेस में हर किसी को लगता है कि जनता का विश्वास कांग्रेस में बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में आपसी लड़ाई नुकसान कर सकती है। दोनों को झुकना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। मैं आपको राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह को सुनवाना चाहता हूं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। मैं आज कह रहा हूं, मुख्यमंत्री की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को, अपने परिवार के छोटे कोई नाराज है तो उनको राजी करने की। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कभी भी अहम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एजेंडा व्यक्तिगत नहीं होता है, उनका एजेंडा पार्टी का एजेंडा होता है। तो कांग्रेस का जो एजेंडा है, राहुल गांधी का जो एजेंडा है, उसको लागू करने के लिए राहुल गांधी जब इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, हम सब मिलकर, मैं आज आपसे कह रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा और मैं तो खुद उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके झुकने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सकती है तो आपको भी झुकना चाहिए। हम झुकने को तैयार है, हाथ जोड़ने को तैयार हैं। मैं झुकना कहीं नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आप कहीं जाके झुक जाओ। झुकने का मतलब, मैं किसी पायलट साहब के लिए झुकने का मतलब ये होता है प्यार और प्रेम आपको बरसाना हो। जितना बड़ा होगा, झुकने का मतलब क्या होता है, प्यार बांटो सब में। ये पार्टी सिर्फ अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की नहीं है, ये पार्टी लाखों कांग्रेस का कार्यकर्ता लगा हुआ है। अहम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी छोड़ना होगा और पायलट साहब को भी छोड़ना होगा, सबको छोड़ना पड़ेगा। अहम चाहे मैं करूं, अहम हम सबको छोड़ना पड़ेगा। पार्टी का सर्वमान्य नेता राहुल गांधी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं,
राजस्थान के साथ साथ इसी साल छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं। राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उससे जुड़े सवाल छत्तीसगढ़ में भी पूछे जा रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सिंह देव से सचिन पायलट पर सवाल पूछे गए तो उनका जवाब आया कि उन्हें और उनके मंत्रियों को बोलने की अनुमति नहीं। बंद कमरे में जो भी कुछ हो रहा है वो नहीं बता सकते। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता सिंह देव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की खींचतान अभी तक खत्म नहीं हुई है। जग जाहिर है साल 2018 में जब राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी उस वक्त 2.5 साल मुख्यमंत्री का फॉर्मूला दिया था, लेकिन बाद में इस पर बात नहीं हुई। ये बात सिंह देव को आज भी चुभती है। मीडिया के सामने उनका दर छड़क जाता है। अब एक बार फिर से चुनाव की तैयारी है, देखना होगा सिंह देव इस बारे में क्या करते हैं। उनकी नाराजगी कांग्रेस को क्या नुकसान पहुंचाती है। कर्नाटक से निपटने के बाद कांग्रेस आलाकमान छत्तीसगढ़ में कुछ करता है, कैसे करता है, कैसे बैलेंस बिठाता है, इस बात की नजर हर कहीं है और इस बात की नजर राजस्थान पर भी है। साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ी तैयारी करनी पड़ी है। राज्य के चुनाव में जरा सी चूक लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। कर्नाटक से शुरू हो रही है। कर्नाटक से जुड़े फैसले करते वक्त कांग्रेस आलाकमान का ध्यान मध्य प्रदेश पर भी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा मजबूत नेता गवा चुकी कांग्रेस अब पार्टी का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी फूक फूक कर कदम बढ़ा रही है। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस बदलते माइंडसेट के साथ काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी भी बड़े बदलाव में छूट गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब एक्शन लेने के मूड में है। पार्टी हाईकमान अब उन सभी नेताओं को किनारे लगाने की तैयारी में है जिनके ऊपर कर्नाटक जीत की जिम्मेदारी थी लेकिन हो नहीं सका। इस कड़ी में पहला एक्शन राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार के ऊपर हो सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि नलिन कुमार को बहुत जल्द हटाया जा सकता है। कर्नाटक के बारे में उनका आकलन ठीक नहीं रहा। इस बात पर पार्टी के अंदर खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। बीजेपी आलाकमान काफी ज्यादा नाराज है। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में अपने हालात काफी कमजोर लगने लगे हैं। चुनाव के नतीजे साफ बता रहे हैं। कांग्रेस ने आक्रामक तरीके से लिंगायत, दलित, ओबीसी वोट बैंक पर कब्जा कर लिया। वो कलिंगा को भी पूरा समर्थन मिला। मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। अब राज्य में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव वाली तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी नई शुरुआत चाहती है। पार्टी विधानसभा चुनाव में हुए नुकसान को जल्द से जल्द निपटाना चाहती है, उसकी भरपाई करना चाहती है। इस कायाकल्प की दिशा में कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया चेहरा नियुक्त करने का फैसला किया है। ये मेरे सूत्र बता रहे हैं। कर्नाटक में ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो जनता से अपील कर सके, कर्नाटक के लोगों का विश्वास फिर से हासिल कर सके। कर्नाटक में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी रणनीति में बड़े बदलाव के संकेत दे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने यूटर्न लेते हुए नई रणनीति बनानी शुरू कर। नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने पर बात हो रही है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का मत प्रतिशत पहले जितना ही रहा। पिछली बार की तरह इस बार भी
भारतीय जनता पार्टी को 36% वोट मिले, लेकिन सीटों का आंकड़ा 104 सीटों से घटकर 65 पर सिमट गया। यही बात भारतीय जनता पार्टी को और उसके आला कमान को परेशान कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी अपना वोट शेयर को बढ़ाने पर जोर देगी, ऐसा मेरा सूत्र बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है अगले चुनाव में 51% वोट हासिल करने का एक पूरा पुख्ता प्लान बनाया जा रहा है। यह सूत्रों के हवाले से खबर मिली। अभी तक पार्टी अलग अलग योजनाओं के जरिए लाभार्थियों पर फोकस कर रही थी। इस पर भी विचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि अगर सभी विपक्षी दल साथ आ गए तो परेशानी और बढ़ सकती है। ऐसे में वोट शेयर को बढ़ाने की दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। 30 मई को केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर पार्टी पूरे देश में बड़े पैमाने पर बड़े आयोजन करने की तैयारी कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के मेरे सूत्र बता रहे हैं। लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बड़े लेवल पर बताया जाएगा। देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में मेगा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। यह भी मेरे सूत्र बता रहे हैं। इससे लोकसभा की लगभग 400 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस होगा। जहां बीजेपी का जनाधार ज्यादा है। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत मोदी सरकार के तमाम मंत्री, दिग्गज नेता, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री देश भर में 50 से ज्यादा रैली करने वाले हैं। सोचिए आप कितनी बड़ी तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने वाले हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के इस मेगा कार्यक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज कर रही है। कर्नाटक के नतीजों ने बहुत कुछ बदल दिया। कांग्रेस को नई ऊर्जा मिली, कांग्रेस काफी संभल कर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में बदलाव की बयार बह रही है। बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति में बड़े बदलाव करने में जुट गई और हर किसी का टारगेट मिशन 2024। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।